भर में मनाया जा रहा है 75वां थल सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और थल सेना अध्यक्ष ने इस अवसर पर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को दी शुभकामनाएं। नेपाल में हुआ एक बड़ा विमान हादसा, 5 भारतीयों सहित 63 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। और केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजातीय संसदीय समिति के सदस्य 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज 75वां थल सेना दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि सैनिकों ने सीमाओं पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और आपदा के समय लोगों की जान भी बचाई है। उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों को गर्व से याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हर भारतवासी को सेना और देश के जवानों पर गर्व है। 75वां थल सेना दिवस समारोह बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ये पहला अवसर है जब यह आयोजन राष्ट्रीय राजधानी से बाहर किया जा रहा है। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और थल सेना दिवस परेड का निरीक्षण लिया। परेड में 8 मार्चिंग दस्तों और 5 रेजिमेंटल ब्रास बैंड्स ने हिस्सा लिया। Showcasing the highest military standards, ladies and gentlemen. And now the contingent. In front of you, the pride of the Indian Army, the Maroon Beret Parachute Regiment, donning the new combat uniform. थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने थल सेना दिवस के अवसर पर सेना कर्मियों, उनके परिवारों और अवकाश प्राप्त सैन्य कर्मियों को बधाई दी है। इधर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सैन्य कर्मचारियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर जिले में प्रदेश के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया। लगभग 40 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए इस पार्क में शहीद जवानों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इससे लोगों को सैनिकों के शौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह 72 सीटों वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बचाव कार्य जारी है और हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। येती एयरलाइंस के इस विमान में 68 यात्री और संचालक दल के 4 सदस्य सवार थे। यह विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने सुबह 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरी। करीब 12 मिनट बाद 10:07 पर नियंत्रण कक्ष से इसका संपर्क टूट गया। एयरलाइंस की ओर से 63 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। इनमें 5 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमान हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विविधतापूर्ण संस्कृति वाले इलाकों को जोड़ेगी और इन दोनों का सबका विकास से सीधा संबंध है। कनेक्टिविटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर 2 जगहों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि ये सपनों को हकीकत से भी जोड़ता है। ये मैन्युफैक्चरिंग को मार्केट से जोड़ता है, टैलेंट को उचित प्लेटफॉर्म से जोड़ता है
कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की संभावनाओं का विस्तार करती है। यानी यहां गति है, जहां जहां गति है वहां प्रगति है, और जब प्रगति होती है तो समृद्धि तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में तेलंगाना में रेल ढांचे में काफी सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रेलवे का बजट केवल 250 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाई गई हैं और मल्टी ट्रैकिंग का काम भी पूरा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में मेडक सहित कई इलाकों में रेल सेवा पहली बार उपलब्ध हुई है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा का अनुभव सुखद होगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजातीय संसदीय समिति के सदस्य आज डॉक्टर कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी के नेतृत्व में रायपुर पहुंचे। इस समिति में 6 सांसद और 5 अधिकारी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में यह समिति अनुसूचित जाति जनजातीय समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण के बारे में विभिन्न संगठनों से बातचीत करेगी। समिति के सदस्य समाज के लोगों, सीआरपीएफ के जवानों और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। समिति इन समुदाय के लोगों को शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए कल रायपुर में होने वाली बैठक में राज्य सरकार के अधिकारियों से भी बातचीत करेगी। केंद्रीय संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति प्रेमजीभाई सोलंकी ने बताया कि वे अनुसूचित जाति जनजातीय समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। एक आयाम इसमें जोड़ा है। एक कमिटी कभी कभी ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट बाहुल्य के विलेज में जाती है, उनकी स्थिति को देखती है पर्सनली। आज हम यहाँ की एक स्कूल में, ट्राइबल स्कूल में कमेटी का दौरा होने वाला है आज आफ्टरनून में, और कल राज्य सरकार से हमारी मुलाकात होगी। उसमें राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आईजी और सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। और कमेटी इसके लिए जो SC ST का जो है उनका रिजर्वेशन या उनका जो अधिकार है उनके लिए, उनको दिलाने के लिए पूरा प्रयास करती है। आज समिति के सदस्यों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जाकर शैक्षणिक स्थिति का जायजा भी लिया। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए रासुका लगाया गया है। लगाने के पहले एक बात के लिए हम मांग करते हैं, पहले तो कांग्रेस इसके लिए श्वेत पत्र जारी करे। इस फैसले को 12 दिन छुपाया किया गया। उन्होंने क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी कानून व्यवस्था की बनी है कि नया आपातकाल लगाना पड़ा। इस दृष्टि से लोकतंत्र की हत्या है और ये आपातकाल के हम विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ऐसे काले कानून को सरकार तत्काल वापस ले।
छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू में, जो हम कहते हैं शांति का टापू है छत्तीसगढ़, जहाँ 32% अनुसूचित जनजाति के शांतिप्रिय लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों को कुचलने के लिए इस प्रकार का बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो भी एक धर्म विशेष के लोगों के इशारे पे। तो मुझे लगता है कि ये कुचक्र को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में इसका विरोध करेगी, और इस फैसले का हम विरोध करते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अब खुद ये मानती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था उनके नियंत्रण से बाहर चली गई है। रासुका के बारे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, जिसे हर 6 महीने में रिन्यू किया जाता है। अन्य प्रदेशों में भी रासुका कानून लागू किया जाता रहा है। प्रदेश में नहीं हुआ है, बताइए। इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को ये अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें है तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज़ को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कोई पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है। हमने कोई विधानसभा में कोई कानून पारित किया है कि मंत्रिमंडल का कोई फैसला है, उसके बारे में बात करें। ये तो रिन्यूअल है और उसकी कॉपी निकाल के दे देते हैं। दिसंबर में हुआ, अरे दिसंबर तो 6 महीने पूरा हुआ, कर दिए रूटीन में, तो उसमें है तब मजा। मतलब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में 12 तारीख से रासुका लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है, जिसका भाजपा सहित अन्य विपक्षी दल के लोग विरोध कर रहे हैं और इसे आदिवासी संस्कृति को कुचलने का षड्यंत्र बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को संशोधित कर दिया है। इसका लाभ देश के करीब 25 लाख सैनिक परिवारों को मिलेगा। इस योजना का लाभ परिवार पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय की पूर्व सैनिकों ने सराहना की है। दुर्ग जिले में भूतपूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि वे काफी समय से मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। अभी सरकार का जो स्टेप है वो आरओपी का बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। इसको देखते हुए एटलीस्ट क्या है कि अभी नए बंदे को पता चल रहा है कि अभी फ़ायदा होगा कि नहीं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें एक सिस्टम बन गया है, और सिस्टम चाहे आज फ़ायदा करे या फ्यूचर में फ़ायदा करे, ये हमेशा बेनिफिट ही रहेगा। और थर्ड चीज़ ये है कि अभी जो भी रिटायर्ड हैं या डिसेबल्स हैं या जिनकी विधवा पेंशन्स वगैरह में, उनके लिए भी बहुत सारी बेनिफिट्स इसमें होंगी, क्योंकि वो 10 साल 15 साल से इसी स्थिति में जी रहे हैं, चाहे 2000-3000 पेंशन्स में जी रहे, तो एक इक्वलिटी आ जाएगी। आज के डेट महंगाई को देखते हुए इक्वलिटी आ जाएगी, तो मैं कहूँगा भारत सरकार का बहुत ही अच्छा स्टेप है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना में शामिल किए गए नए पेंशनर्स और उनके परिवारों को जुलाई 2019 से जून 2022 तक के एरियर्स और महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। कबीरधाम जिले के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने भौरमदेव पहुंच मार्ग और केजे डाहा से बनखेरा पहुंच मार्ग में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री महोबे ने मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण की गुणवत्ता भी परखी। उन्होंने इंदौरी नहर के मुख्य मार्ग से खपरी पहुंच मार्ग में चल रहे निर्माण कार्यों को देखा। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को खामियां दूर करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने संबंधित एसडीओ और सब इंजीनियर को नोटिस जारी कर गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कवर्धा से भौरमदेव तक 14 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं केजे डाहा से बनखेरा के बीच 14 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण कार्य करने के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के थाना रेंगाखार परिसर में नवनिर्मित थाना भवन का शुभारंभ वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने किया। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राज्य के गृह विभाग ने 14 जिलों में करीब 63 स्थानों पर फोर्टिफाइड थाना भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। इसी के तहत करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से रेंगाखार में यह थाना भवन तैयार किया गया है। माओवाद प्रभावित इलाका होने के कारण यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है।
दुर्ग जिले के भिलाई में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के तहत स्कूली बच्चों के लिए तात्कालिक ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीब 1200 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा, औद्योगिक और पर्यावरण सुरक्षा आदि विषयों पर ड्राइंग और पेंटिंग भी बनाई। इस दौरान विशेष स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने भी ड्राइंग बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सक्ती जिले के घेवरा गांव में पूर्व जनपद अध्यक्ष जानकी सत्यनारायण चंद्रा ने घेवरा सेक्टर की 21 मितानिनों को साड़ी श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मितानिन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे रोज लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी रहती हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।